नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में क्या पाकिस्तानी जासूसों की भरमार है, या कहें कि देश में गद्दारों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें एक को पकड़ा जाता है और दर्जनों के नाम सामने आते हैं। क्या पाकिस्तान का प्रेम गद्दारों में कूट कूट कर भरा हुआ है, या चंद नोटों की चमक ने इन गद्दारों को अंधा कर दिया है, या फिर हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे गद्दारों की कमी नहीं जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान में दो तस्वीरें सामने आई, एक वो जिसमें पूरा देश एकजुट एक साथ नजर आया, और दूसरा वो जिसमें देश के अंदर ही देश के दुश्मन नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग हर दिन देश के किसी ना किसी कोने में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा जाता रहा है। कमाल की बात है कि वो भारतीय है, यानी पाकिस्तान के लिए भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ जासूसी करने वाला वो भारतीय है जो गद्दार है। आज हम आपको इन गद्दारों की पूरी जासूसी कुंडली दिखाने वाले हैं, जिसके बाद भी सवाल यह है कि ये जो पाकिस्तान के जासूस हिंदुस्तान में है, ऐसे और देश के कितने दुश्मन हैं जो देश के अंदर मौजूद है। आज भी एक जासूसी के आरोप में खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। लेकिन शुरुआत करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के किस किस राज्य से कितने जासूस अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जरा एक बार इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए जरा। पंजाब से 6 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हरियाणा से 5 जासूस, उत्तर प्रदेश से 1 और राजस्थान से 2 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि राजस्थान के लिए एक आंकड़ा यह भी है कि 7 अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन उन 7 में से जो 5 हैं उनके खिलाफ 170 की धारा में मामले दर्ज हैं, यानी कि जो बहरूपिये बनकर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं, और हम आज ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या यह महज इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के हर एक हिस्से से हमें जासूस मिल रहा है, वो जासूस जिसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। उनमें से कुछ चेहरे लगातार हम आपको पीछे दिखा भी रहे हैं, जिनके तार पाकिस्तान से अभी तक जुड़ चुके हैं, और ये सभी आपस में कितने इंटरकनेक्ट हैं ये हमारी सुरक्षा की जांच एजेंसियां जांच के दौरान पता लगाएंगे। और सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चेन इंटरकनेक्ट होते हुए ना जाने कितनों को जोड़ देगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद स्लीपर सेल का जिक्र हुआ था। इनमें से भी कई चेहरे स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन क्या ये एक बड़ी चेन जो खुलती हुई नजर आएगी, और इसमें एक दौर ऐसा आएगा कि हम गिन भी नहीं पाएंगे कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान से प्रेम करने वाले और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वाले कितने हिंदुस्तानी। बहरहाल शुरुआत करते हैं एक चेहरे के साथ, वो चेहरा जो आज सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया, जिसे डिटेन किया गया, उसका नाम है शकूर खान। जरा देखिए, ये वो चेहरा शकूर खान जिसको डिटेन किया गया है। आरोप है बिना अनुमति पाकिस्तान की यात्रा की, आईएसआई से संपर्क का भी आरोप है, और आज की तारीख में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये चेहरा महत्वपूर्ण है। ये चेहरा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर से इसको डिटेन किया गया, और जैसलमेर से पाकिस्तान के साथ एक लंबी सरहद लगती है। सिर्फ इतना नहीं, यह चेहरा इससे अलग भी महत्वपूर्ण है। तो जरा समझिए शकूर खान की जासूसी कुंडली और इसके कनेक्शन कहां कहां तक है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने सरकारी कर्मचारी शकूर खान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। शकूर खान पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप है। शकूर जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसके पाकिस्तान से संबंधों के कारण उस पर निगरानी रखी जा रही।
एजेंसियों को संदेह था कि दले खान के बेटे शकूर खान पाकिस्तानी जासूस हो सकता है। खबर है कि शकूर ने 7 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। अपनी आखिरी यात्रा के दौरान उसने अपने विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं दी। जानकारी यह भी है कि शकूर के 2 बैंक खाते हैं, जिनमें से एक उसने हाल ही में बंद कर दिया है। उसके फोन को एफएसएल के लिए भेजा गया है, जिसमें कुछ डिलीट किया गया डेटा भी है जो एजेंसियों के लिए मददगार हो सकता है और उसको रिकवर किया जा रहा है। लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी नहीं है, बाकायदा उसका नाम सालेह मोहम्मद के साथ भी जुड़ रहा है, जो कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और वो सिंधी मुसलमानों के लिए बाकायदा धर्म गुरु के तौर पर भी काम करते हैं। वो जैसलमेर के अंदर भी और पाकिस्तान के सिंध मुसलमानों के बीच में भी। लेकिन जो जासूसी का अध्याय शुरू हुआ, वो अध्याय उसमें एक चेहरे के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जासूसी के लिए किया जा सकता है। क्योंकि जो चेहरा अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसको पूरा हिंदुस्तान जानता है और इसलिए भी जानता है क्योंकि इस पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर हैं। आरोप है कि कई बार पाकिस्तान में घूमी फिरी, पाकिस्तान के स्टाफर दानिश से मुलाकात की। 15 मई 2025 को इसे गिरफ्तार किया गया। इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। लेकिन इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं, इसकी पूरी कुंडली आपके सामने रखते हैं, जासूसी कुंडली, क्योंकि आज हम आपके सामने उन तमाम जासूसी के आरोपों में घिरे चेहरों की पूरी जासूसी से भरी कुंडली रखने वाले हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के सामने बेनकाब हुए हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर है, जिसके यूट्यूब पर बाकायदा 3.7 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.2 लाख फॉलोअर है। ज्योति को हिसार के सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के दौरान ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में रहमान उर रहीम उर्फ दानिश से मिली थी। 2 बार ज्योति पाकिस्तान भी गई और दानिश के कहने पर अली हसन से मिली, जिसने पाकिस्तानी अधिकारी और आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। इस दौरान शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली। शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर दिया गया और बाकायदा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के माध्यम से देश से जुड़ी सूचनाएं और खुफिया जानकारी शेयर करने लगी। ज्योति और पाकिस्तान के पंजाब की सीएम मरियम नवाज के साथ वीडियो भी सामने आया था। उसने अपनी डायरी में भी पाकिस्तान जाने का जिक्र किया था और यह चेहरा लगभग बेनकाब हो चुका है। दूसरा चेहरा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेनकाब हुआ, वो चेहरा क्या है, जरा उसको भी एक बार देख लीजिए। दूसरा चेहरा है, नाम है फाल्शकर और सूरज मसीह, जिनको पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या है, सेना शिविरों की ताजा जानकारी, हवाई अड्डों की तस्वीरें आईएसआई को भेजी गई और गिरफ्तारी 3 मई 2025 को। आप सोचिए, उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उससे पहले ये जानकारियां साझा हो रही थी। इनकी भी पूरी की पूरी जासूसी कुंडली आपके सामने रखते हैं। जासूसी के मामले में सबसे पहले 3 मई 2025 को पंजाब के अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को अमृतसर की सेना छावनी इलाके में वायु सेना के अड्डों की संवेदनशील सूचनाएं और तस्वीरें लीक करने पर गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी से भी इनका संपर्क करवाया गया था। ये दोनों, कमाल की बात है, दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर। और दिहाड़ी मजदूर के चक्कर में, पैसों को कमाने के चक्कर में ये देश से द्रोह कर बैठे, सूचनाएं लीक कर बैठे चंद पैसों के टुकड़ों के लिए। इन्होंने ईमान बेच दिया, देश की गोपनीय सूचनाएं बेच दी। तीसरा चेहरा आपको बता रहे हैं। तीसरा चेहरा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो तीसरा चेहरा है उसका नाम है गजाला। नाम गजाला। आरोप, पाकिस्तानी अफसर दानिश से संपर्क और सूचना लीक और गिरफ्तारी 8 मई 2025, यानी कि जिस दिन
ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उससे अगले दिन गजाला को गिरफ्तार किया गया। इसकी भी जासूसी कुंडली देखिए, क्योंकि जो एक और महिला जिसने देश से गद्दारी की, उस पर यह आरोप, वो पंजाब की 32 साल की विधवा महिला गजाला है। 2025 में पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करने के दौरान वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी, जहां वो दानिश से मिली और जांच में पता चला है कि गजाला खुफिया जानकारियां ISI को देती थी। गजाला के पैसों के लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है। उसका पाकिस्तानी अधिकारी एहसान उर रहीम से कनेक्शन भी सामने आया। गजाला की गिरफ्तारी के बाद ज्योति मल्होत्रा का पता पुलिस को चला था और वो चेहरा अचानक से गद्दारी की इस लिस्ट में सबसे ऊपर आकर रुक गया। लेकिन इसमें एक और नाम गुरदासपुर से गिरफ्तार हुए, उनको भी जरा देखिए। जो गुरदासपुर से गिरफ्तार हुए उनके नाम सुखप्रीत और करणबीर। आरोप, सेना की मूवमेंट, रणनीतिक स्थानों की जानकारी भेजी, ISI से संपर्क। 19 मई 2025 को इनको भी हमारी जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इनकी जासूसी कुंडली जरा समझिए। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर से सुखप्रीत और करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों नशे की तस्करी करते करते ISI हैंडलर्स के संपर्क में आ गए। इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को मुहैया करवाई और इसके बदले में इन लोगों को 1 लाख रुपए भी दिया गया। इनके मोबाइल जांच से खुफिया एजेंसियों के भेजे जाने की पुष्टि हुई है। खुफिया जानकारी भेजे जाने की पुष्टि हुई है। दोनों 2018 से पाकिस्तानी हाई कमीशन के संपर्क में थे। लगभग 7 सालों से ये देश के खिलाफ देश में रहते हुए मुखबरी कर रहे थे। अगला नाम जरा देखिए। अगला नाम है नोमान, जो देश से गद्दारी कर रहा था। नोमान इलाही, पानीपत से इसको गिरफ्तार किया गया। आरोप, संवेदनशील फाइलें पाकिस्तान तक पहुंचाई। ISI एजेंट से भी यह संपर्क में रहा। 15 मई 2025 को इसको भी गिरफ्तार किया गया। जब इसकी जासूसी कुंडली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा के पानीपत से जिस नोमान इलाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ में उससे पता चला कि वो 1 या 2 बार नहीं, 5 बार पाकिस्तान जा चुका है। माता पिता की मौत के 5 साल बाद भी उनके पासपोर्ट इलाही के पास थे, उनका वो इस्तेमाल कर रहा था। उत्तर प्रदेश का निवासी इलाही पानीपत में एक फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा गार्ड का काम करता था। वहीं से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां वो भेजा करता था। उसके फोन से कई संवेदनशील सैन्य जानकारियां भी मिली, जिसे जब्त कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI सक्रिय थी और इलाही ने सेना की जानकारी मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए भेजी थी। नोमान अपने अब्बू के साथ पासपोर्ट और दस्तावेज बनाने का काम करता था। अब्बू की मौत के बाद उसने धंधा संभाला, लेकिन लालच में आकर ISI के जासूसी नेटवर्क के अंदर फंस गया। जांच एजेंसियों के अनुसार नोमान पासपोर्ट सेवा केंद्र की आड़ में उन लोगों के दस्तावेज भी तैयार करता था जो सऊदी अरब और पाकिस्तान जाने की योजना बनाते थे। लेकिन सोचिए, 2 दिहाड़ी मजदूर, एक फैक्ट्री का गार्ड और ISI ने उन लोगों को टारगेट किया जिनको पैसों की जरूरत थी और पैसों के बदले में इन्होंने देशद्रोह किया, गद्दारी की और खुफिया जानकारी ISI को सौंपने का काम किया, जो इन पर आरोप है। अगला चेहरा जरा देखिए। अगला चेहरा जो बेनकाब हुआ, चेहरा जिसका नाम देवेंद्र सिंह कैथल से इसको गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या है? ISI अफसरों से संपर्क, पठानकोट कैंट का फोटो पोस्ट किया। गिरफ्तारी 18 मई 2025 को हुई। ये वो चेहरे हैं जो शायद सामने नहीं आते अगर पहलगांव नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं आते, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता और उसके बाद ये रडार पर आए। वरना सोचिए 2018 से जो जासूसी कर रहा है वो 2025 में पकड़ा जा रहा है। देवेंद्र सिंह की जासूसी कुंडली आपको बताते हैं। उम्र सिर्फ 25 साल, सिर्फ 25 साल का है देवेंद्र। पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। उसने पटियाला छावनी के बाहर की तस्वीरें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी थी।
अधिकारी उसके स्नैपचैट अकाउंट से डिलीट किए डाटा को रिकवर कर रहे हैं। हालांकि उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पहले ही आपत्तिजनक सबूत मिल चुके हैं। उसे दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें फेसबुक पर उसने बंदूक की तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन पूछताछ में उसने जासूस होने का पता पुलिस को बता दिया और यह खुलासा हो गया। उसे आईएसआई ने हनी ट्रैप में फंसाकर जासूसी के लिए तैयार किया। वो आईएसआई के 5 एजेंट्स के संपर्क में था। उसे आईएसआई ने लड़की का लालच भी दिया था, जिसके बदले में उसे इसके लिए तैयार किया गया कि वो सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी तस्वीरें आईएसआई को भेजे और देवेंद्र सिंह उस हनी ट्रैप के जाल के अंदर फंस गया और उसने सूचनाएं पाकिस्तान को देना शुरू किया। अगला चेहरा जरा देखिए। अगला चेहरा कौन सा है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेनकाब हुआ है? नाम अरमान और मोहम्मद तारीफ। आरोप सैनिक मूवमेंट की जानकारी साझा की, कर्मचारियों के गुप्त कॉल की व्यवस्था की। 16 मई 2025 को इसे भी गिरफ्तार किया गया। इसकी भी जासूसी कुंडली जरा देख लीजिए कि हरियाणा के नूह से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि अरमान स्लीपर सेल की तरह काम करता था। आईएसआई का नेटवर्क बढ़ाने में लगा था। भारतीय सिम कार्ड खरीदकर पाकिस्तानी अधिकारियों तक भी इन लोगों ने पहुंचाया था। पुलिस ने कई व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें और वीडियो भी बरामद किए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी नंबर पर शेयर किया गया। उसने भारतीय सेना जानकारी भी इन नंबरों पर दी थी। अरमान पाकिस्तानी वीजा बनाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन भी गया था। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में आया और दानिश के कहने पर वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। इसमें एक और नाम जोड़ते हैं। नाम है शहजाद, रामपुर का रहने वाला है। जरा देखिए एक और गद्दार जिस पर गद्दारी के आरोप है। आरोप संवेदनशील डेटा लीक करने का है और गिरफ्तारी 19 मई 2025 को हुई। और इसकी जासूसी कुंडली क्या कहती है? दरअसल 19 मई को यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक शहजाद भारत में आतंकी हमले की साजिश के अंदर शामिल था। सीमा पर अवैध रूप से कॉस्मेटिक, मसाले, कपड़े की तस्करी करता था और इसी दौरान आईएसआई के संपर्क में आ गया। शहजाद कई युवाओं को पाकिस्तान भी भेज चुका था। वहां उन्हें जासूसी और हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। इन सभी का वीजा खुद शहजाद ने ही लगवाया, जिसमें आईएसआई एजेंट्स की उसे मदद मिली। शहजाद पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में था। दानिश का नाम ज्योति मल्होत्रा समेत कई जासूसों की संपर्क सूत्रों के तौर पर आ चुका था और इसीलिए तत्काल प्रभाव से उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। एक और चेहरा जो बेनकाब हुआ और उसकी साजिश इतनी खौफनाक कि रूह को कपा दे। जरा इस चेहरे से भी मिलिए, क्योंकि इसका नाम है मोहम्मद तुफैल। आरोप तहरीक ए लब्बैक से संपर्क और गिरफ्तारी 22 मई 2025। इसके बारे में जरा सोचिए। यह न सिर्फ पाकिस्तान की सहायता कर रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में दंगा भड़काने की साजिश भी रच रहा था। यूपी एटीएस ने वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तानी सेना के एक अफसर की पत्नी से 4 महीने तक संपर्क में रहा। तुफैल वाराणसी में नवापुरा आदमपुरा का रहने वाला है। पूछताछ में सामने आया कि तुफैल ने पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक ए लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए। तुफैल ने व्हाट्सएप ग्रुप में गजवाए हिंद करने के लिए, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए, भारत में शरीयत लागू करने से जुड़े मैसेज शेयर किए। कहा जा रहा है कि तुफैल 600 से ज्यादा पाकिस्तानी फोन नंबरों के संपर्क के अंदर भी था और उसे भी एटीएस ने गिरफ्तार किया। एक और नाम जो राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। हमने प्रोग्राम की शुरुआत भी राजस्थान से पकड़े गए जासूस के साथ की, हम अंत भी राजस्थान से पकड़े गए जासूस के साथ ही करें। जरा इस पर भी गौर फरमाइए। इसका नाम है पठान खान। आरोप क्या है? संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और वीडियो आईएसआई को भेजना। 1 मई 2025 को
इसे गिरफ्तार किया गया था और इसकी जासूसी कुंडली भी सुन लीजिए। पठान खान 12 साल से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था और पठान खान 2010 में, 2013 में और 2018 में 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। वो लोकल बस में सवारी बनकर बॉर्डर एरिया की जासूसी करता था। वो शातिराना अंदाज में मोबाइल को कान पर लगाकर बातचीत के बहाने कैमरे से रिकॉर्डिंग करता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसके बदले में उसे किश्तों में मोटी रकम दी गई। इंटेलिजेंस को कई बार उसके विजिट वीजा पर राजस्थान से पाकिस्तान जाने, उसकी लाइफस्टाइल में बदलाव आने की जानकारी इंटेलिजेंस को मिली थी। पाकिस्तान में पठान खान को आईएसआई अफसरों, हैंडलर्स ने जासूसी के लिए ट्रेनिंग दी। उसके मोबाइल से फोटो वीडियो बनाना, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के एजेंट्स को भेजना, इसके साथ ही कौन सी सूचनाएं पाकिस्तान ने जासूसी एजेंसी के साथ शेयर कर दी है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के बाद सबूत कैसे मिटाने, इन सब की ट्रेनिंग पठान खान को दी गई थी। लेकिन आपके जहन में सवाल होगा, क्या वाकई में जासूसी करना इतना आसान है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जासूसी आसान हो सकती है, लेकिन इन गद्दारों को माफ करना आसान नहीं है। जासूसी का खेल कैसे चलता है, जरा इसको समझिए। इसको हम एक एक पॉइंट के जरिए समझा रहे हैं और वर्तमान स्थिति के सामने समझा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑनलाइन चैनल्स जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, मसलन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, निजी मैसेजिंग ऐप के जरिए सूचनाएं साझा की जाती हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? नकली पहचान और क्यू कोड। दरअसल हर आरोपी के पास पाकिस्तानी हैंडलर से मिली पहचान पट्टियां और क्यू कोड थे जो बातों को अनक्रिप्ट करने में मदद करते थे। तीसरा जरा देखिए, नकदी लेन देन। दरअसल पैसे यूपीआई, पेटीएम या छोटे छोटे कैश ट्रांजैक्शन द्वारा लिए और भेजे जाते थे। पूछताछ में कई खातों और ट्रांजैक्शन की पुष्टि भी हुई है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक, अंडरकवर मुलाकातें। सीमावर्ती इलाकों में अंडरकवर मीटिंग्स आयोजित की जाती थी जहां बाकायदा फाइलें हाथों के अंदर बदली जाती थी, यानी कि फाइल को सीधा दे दिया जाता था। अब सवाल यह है कि जासूसी की घटनाएं क्या वाकई में बढ़ी हैं या खुलासे बहुत तेजी से हुए हैं? जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जानकारी का तेजी से प्रसार होता है। व्यक्तिगत डेटा की असुरक्षा ने जासूसी के रास्ते खोल दिए हैं। युवा इन्फ्लुएंसर आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और विदेशी एजेंसियां इन्हें एसेट बनाने में सफल रहे। हालिया आतंकवादी घटनाओं, ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर में बढ़े तनाव ने खुफिया गतिविधियों को बढ़ावा दिया और कुछ अभियुक्त पहले नशीली दवाइयों की तस्करी में लिप्त थे, जहां उन्हें पाकिस्तान के हैंडलर्स ने रिक्रूट किया। इन 12 गिरफ्तारियों ने साफ कर दिया है कि यूट्यूब स्टार्स से लेकर मामूली चौकीदार तक हर कोई खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह कि एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा? क्या इन्हें जासूस बनने से रोका जा सकता है? क्या इंफॉर्मेशन को देश से बाहर जाने से रोका जा सकता है? क्या सोशल मीडिया पर वो ब्रैकेट लगाया जा सकता है जहां गोपनीय सूचनाएं बाहर ना जाए? जरा इन्हें भी समझिए। और ये जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, इनके साथ अब क्या होगा, जरा इसे भी समझिए। सबसे पहले फॉरेंसिक एनालिसिस। जो गिरफ्तार हुए हैं उन अभियुक्तों के लैपटॉप, मोबाइल पेन ड्राइव्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन लगातार चलेगी। इसके बाद फाइनेंशियली ऑडिट होगी। सभी संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट डेबिट विवरण, ई कॉमर्स लेन देन की जांच होगी। तीसरा, सीमा पार सहयोग। मसलन एनआईए, आईबी और सेनाएं मिलकर पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। संयुक्त साक्ष्य के आधार पर अगले अभियुक्तों की खोज जारी है और इस तरीके से इसको डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इतने भर नहीं है। ये शायद इतने होंगे कि हम अगर इस पूरी स्क्रीन पर भरने लगे तो शायद जगह कम पड़ जाए, क्योंकि जो जासूस हैं, दो चीजें स्पष्ट हैं। पहला, वो देश से गद्दारी करने में एक बार भी नहीं सोच रहे, और दूसरा, उन्हें पैसों के लालच ने अंधा कर दिया है। और इसीलिए आज सवाल है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ कितने ऐसे हैं
जो देश के दुश्मन हैं और दुश्मन देश के जासूस हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।